अभी तक आप लोगों ने देखा कि अभिनव अच के पास आया और उसने उसको गले लगाते हुए कहा, भाई आप ठीक तो है ना। अच ने बस अपना सिर हिला दिया। अब आगे विक्रांत जी ने अभिनव से कहा, बॉडीगार्ड्स की जरूरत तुम्हारे भाई को ही नहीं तुम्हें भी है। दादाजी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं भाई के जैसा वीक नहीं हूँ जिसे कोई भी आकर गोली मार दे। गुड्डी जी ने अभिनव के कान पकड़ते हुए कहा, तुम अब मेरे पोते को परेशान करना बंद करो। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप भाई को ज्यादा प्यार करती हो। अभिनव ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। अभिनव की बात सुनकर वहां खड़े सारे लोग मुस्कुरा दिए, अलावा अक्षत के। अच इन सब के वहां आने से खुश नहीं था, उसको जल्द से जल्द धरा के पास जाना था। अच ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका आज यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं है। अच की माँ ने अच को पकड़ते हुए कहा, बेटा तू खड़ा क्यों है, चल यहाँ बैठ जा। अच की माँ ने सोफे की तरफ अच को ले जाते हुए कहा। अच का बैठने का तो बिल्कुल मन नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए मैं चलता हूँ। ये कहकर अच बाहर की तरफ जाने लगा। अच के दादाजी ने पीछे से गुस्से से कहा, यहीं रुक जाओ। वो बस अच की बात सुनकर हैरान थे, आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना हुआ है। अच रुका और उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मैं अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर जा रहा हूँ। अच बिना पीछे मुड़े ही वहां से चला गया। विक्रांत जी बस गुस्से से अपने दांत चबाते रह गए। ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। अभिनव ने माहौल को थोड़ा ठीक करते हुए कहा, शायद कुछ बहुत ही जरूरी काम है, मैं भी भाई के साथ जाता हूँ। इतना कहकर वो भी अच के पीछे पीछे वहां से निकल गया। अच ने बाहर जाकर एक फोन किया तो तुरंत वहां बहुत सी गाड़ियां आ गईं। उनमें से एक एक करके हट्टे कट्टे आदमी निकले। उन्होंने अच को ग्रीट किया तो अच ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वो बिना देरी किए कार में बैठ गया। अच ने कार में बैठते ही उन लोगों में से एक बॉडीगार्ड निकल कर आया और अच की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हमें कहाँ जाना है बॉस, उस आदमी ने पूछा। अच ने इससे पहले कुछ बोलता वहां पर अभिनव आ गया। वो अच की कार के शीशे पर हाथ मारते हुए कहता है, भाई आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। अभिनव की बात को इग्नोर करते हुए अच ने कार चलाने का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद एक एक करके और भी गाड़ियां उस कार के पीछे हो ली। अभिनव अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसने अपने पैरों को जोर से पटकते हुए कहा, भाई आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, आखिर ये भाई जा कहाँ रहे हैं और मेरे लाए हुए बॉडीगार्ड्स का क्या होगा। अब मैं किस तरह से उनके ऊपर नजर रख पाऊंगा। अभिनव धीरे से बुदबुदाया। दूसरी तरफ तब की कार से उतरने के बाद धरा बेसुसी सड़क पर रोते हुए चली जा रही थी। अब अंधेरा बिल्कुल घना हो चुका था, लेकिन धरा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको आज तक लगता था कि जो भी हो तब उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो गलत थी। हर एक इंसान जिसे वो खुद को समझती थी, जिससे वो कुछ उम्मीद रखती थी, तभी धरा के आगे अचानक से कार रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और धरा के मुंह पर एक रुमाल रखता है, जिससे धरा एकदम से बेहोश हो जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि धरा को अब कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने धरा को एक पुश्तैनी हवेली में लेकर जाकर एक बिग बेड पर सुला दिया और उस रूम का डोर बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही देर के बाद बहुत सी गाड़ियां उस हवेली के बाहर आकर रुकी। अच कार के बाहर आया और बिना देरी किए हवेली के अंदर जाने लगा। उसके पीछे वो लोग भी थे जिन्होंने धरा को किडनैप किया था। उनमें से एक आदमी ने अच को एक एक करके सारी रिपोर्ट दी। अच ने अपना सिर हिलाया और उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। वो सीधा धरा के रूम की तरफ बढ़ गया। अच धीरे से धरा के बेड की तरफ बढ़ा। धरा सोई हुई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। अच ने उसके मुंह पर आए बाल हटा दिए और उसको ध्यान से देखने लगा। उसने मन ही मन कहा,
काश मैं तुम्हें 2 साल पहले भी अपने पास ऐसे रख पाता। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इंडिया के बाहर नहीं ढूंढा। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी सी भनक लग जाती कि तुम इंडिया में नहीं हो, तो तुम उसी टाइम मेरे पास होती, चाहे मुझे तुम्हें ऐसे ही जबरदस्ती अपने पास रखना पड़ता। सच ने कुछ और देर उसको ध्यान से देखा और वहां से चला गया। उसने एक बॉडीगार्ड्स धरा के रूम के बाहर खड़ा कर दिया ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश में ना कर सके। अच इन सब के बीच ये भूल चुका था कि उसको गोली लगे अभी पूरी तरह से 1 दिन भी नहीं हुआ था। उसको अचानक से अपनी बॉडी पर दर्द का एहसास हुआ। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। उसको दर्द में देखकर एक बॉडीगार्ड जिसने मेडिकल में महारत हासिल की थी, वो अच के पास दौड़कर आया और उसने दूसरे बॉडीगार्ड्स को कुछ लाने को कहा। अच ने उस बॉडीगार्ड्स को पर्सनली ट्रेंड किया था। वो बस बॉडीगार्ड सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही नहीं थे, बल्कि अलग अलग फील्ड में भी महारथी थे। वो बॉडीगार्ड सिर्फ अच की बात सुनते थे, बाकी लोग तो उनके लिए मुर्दों के समान थे। उस बॉडीगार्ड ने अच के जख्मों पर दवा लगाई और उसने अच से कहा, बॉस अब आपको आराम करना चाहिए। अगर आप आराम करेंगे तो ये जख्म आपके जल्द भर जाएंगे। अच ने उसकी बात पर गर्दन हिलाकर जवाब दिया। अब वो उसके पास थी, अब वो आराम से सो सकता था। अच उठा और जाने को हुआ, लेकिन तभी उसको याद आया कि वो कुछ भूल रहा है। वो पीछे मुड़ा और कुछ कहने को ही हुआ था कि एक बॉडीगार्ड्स वहां पर लाइन में खड़े हो गए। मैडम के लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान लाना है, तुम में से एक जाकर ले आओ, अच ने कहा। दूसरी तरफ तब गुस्से में जाकर घर पहुंचा तो तनु और गुड्डू बातें कर रही थी। तब को देखते ही वो दोनों उससे धरा के बारे में पूछने लगे। तब के मन में आज की सब बातें एक एक करके घूम रही थी। उसने तनु और गुड्डू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चला गया। क्या भाई और प्रिसा के बीच में कोई लड़ाई हुई है? गुड्डू ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा। उसने धरा को फोन मिलाया तो उसकी बेल तो बज रही थी, लेकिन उसको किसी ने उठाया नहीं। तब का गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने सच में प्रिसा को रात को अकेली सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। तब पागलों के जैसा अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ भागा। गुड्डू ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, भाई क्या हुआ? आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? और प्रिसा कहाँ है? उसको ही लेने जा रहा हूँ। तब ने बस एक ही लाइन में जवाब दिया। तनु और गुड्डू अब और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तब उसी जगह पर गया जहाँ उसने धरा को छोड़ा था। तब ने बाहर निकलकर धरा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसको धरा की परछाई तक नहीं मिली। उसने फिर भी उसको ढूंढना बंद नहीं किया। उसने फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। वैसे तो 24 घंटे तक गुम होते हुए इंसान की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, पर तब मल्होत्रा का नाम सुनकर पुलिस वालों को रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ी। जब सुबह हुई तो धरा को होश आना भी शुरू हो गया था। उसने धीरे धीरे अपना सर पकड़ते हुए अपनी आंखें खोली। धरा बेड पर बैठ गई और उसने अपने आसपास देखा तो कमरा बहुत ही सुंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा महाराजा का कमरा हो। धरा को अब डर और हैरानी के मिले जुले एहसास हो रहे थे। ये तब का घर तो नहीं था और ना ही उसने तब के घर में कोई ऐसा कमरा देखा था। इसका डिजाइन तब के घर से काफी अलग था। ये कुछ पुराने जमाना की हवेली टाइप का था। धीरे धीरे धरा के अंदर डर की एक लहर सी दौड़ गई। वो डोर को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये क्या, ये तो बाहर से लॉक था। धरा को एकदम से एहसास हुआ कि वो किडनैप हो गई है। उसने चिल्लाते हुए कहा, खोलो खोलो इसको, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? धरा बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। अचानक से पूरी हवेली में धरा के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो बॉडीगार्ड्स जिसको धरा के रूम के बाहर अच ने खड़ा किया था, उसने अपने कान बंद कर लिए और वो अच के रूम की तरफ भागा। वो अच के रूम का दरवाजा खटखटाने ही वाला था
कि अचानक अच ने ही अंदर से दरवाजा खोल दिया। बॉडीगार्ड्स ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, बहुत जल्दी चलिए वरना मैडम आज दरवाजा तोड़ ही देंगी। अच की नींद भी धरा की आवाज से ही टूट गई थी। उसने धरा के रूम का दरवाजा खोला। अचानक से दरवाजा खुलने से धरा सीधा अच के ऊपर जा गिरी। अच ने उसको अपनी बाहों में थाम लिया था। धरा ने ऊपर गर्दन करके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम, धरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने अच को दूर ढकेला और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। क्यों, तुम किसी और के होने की कामना कर रही थी? अच ने बिना भाव के साथ कहा। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? धरा ने अच की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो तुम ही पूरी की पूरी चाहिए। आज से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। अच ने फिर से बिना भाव के साथ कहा, आर यू सीरियस? आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी? क्या तुम कभी नॉर्मल इंसानों जैसे ही बिहेव कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, तुम और कहीं और जा भी नहीं सकती। उस तब ने तो तुम्हें रात ही अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दिया। आज की बात सुनने के बाद धरा के दिमाग में रात वाली बातें उसके एक एक करके घूमने लगी। तब ने सच में उसके साथ बहुत बुरा किया था। वो अब उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो इस राक्षस के साथ एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहे। बेशक उसने अच्छे से शादी करने का सोचा था, लेकिन वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। अच के साथ रहने के लिए उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार होना होगा। धरा के दिमाग ने अचानक से काम करना शुरू किया और उसने अच के बगल से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कहीं जा भी पाती, अच ने उसकी बाजू पकड़ ली। छोड़ो मुझे, छोड़ो। धरा ने अपनी पूरी जान अच से चुंगल से छूटने में लगा दी, लेकिन बदकिस्मती से वो अच की पकड़ से छूट नहीं पाई। धरा ने अच की तरफ देखा और फिर उसने एक एक करके अच के उस जगह पर मुक्के मारे जहां उसको गोली लगी थी। ऐसे तो अच को दर्द से अब थोड़ा आराम था, क्योंकि उसके लिए स्पेशल दवाइयाँ जर्मनी से मंगवाई गई थीं। लेकिन धरा के इस तरह मुक्के मारने से उसके जख्म एकदम हरे हो गए। उसकी पकड़ धरा की पकड़ से ढीली हो गई और धरा ने भी मौका देखते ही वहां से भागना शुरू कर दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बार बार पीछे देख रही थी। अब वो मेन डोर से बाहर आ गई थी। उसने एक चैन की सांस ली ही थी कि अचानक से उसके सामने एक लाइन में 7 से 8 बॉडीगार्ड्स आ गए। धरा रुकी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। अब तो गई धरा, वो धीरे से बुदबुदाई। थोड़ी ही समय में धरा अच के सामने खड़ी थी और उसके पीछे वही बॉडीगार्ड से जो भी उसको बाहर मिले थे। धरा को देखकर अब भी नहीं लग रहा था कि उसको अपनी हरकत पर कोई पछतावा हो। धरा की आंखें बस अच को घूरे जा रही थी। ये जानवर है। अच एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ से अपनी बाजू पकड़ी हुई थी और एक बॉडीगार्ड उसके घाव पर दवाई लगा रहा था। अच ने धरा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने एक बॉडीगार्ड से कहा, इसको वापस से वहीं बंद कर दो और जब तक मैं ना कहूँ ये बाहर नहीं आनी चाहिए। तुम हैरान हो, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा क्या? तुम कैसे किसी लड़की को खुद के साथ जबरदस्ती रख सकते हो? धरा बस चिल्लाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि धरा की बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में धरा को फिर से कमरे में बंद कर दिया गया। थोड़ी समय बाद बॉस वो 3 बार खाना फेंक चुकी है और कह रही है कि खाना नहीं खाएगी। ओके, मैं आता हूँ। अच उठा और धरा के रूम में गया। तुरंत एक बॉडीगार्ड भी खाना लेकर आ गया। अच ने खाने की थाली पकड़ी और बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने को कहा। उसके बाद अच धरा के पास जाकर बैठ गया। धरा बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अच ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके दिल में अचानक से एक दर्द उठा।
उसने खाने को साइड में रखा और धरा के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथ धरा के आंसू पोंछने के लिए उठे ही थे कि धरा ने उसके हाथ को झटक दिया। दूर रहो मुझसे, धरा ने नफरत में कहा। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? अच ने कहा तो धरा ने भी चिढ़कर जवाब दिया, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये खाना खा लूंगी। अच ने एक गहरी सांस ली और उसने कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊं फिर भी नहीं। अच की बात सुनकर धरा की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है, धरा ने अच का कॉलर पकड़ते हुए कहा। अच थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेगी। तभी एक बॉडीगार्ड वहां कुछ पेपर लेकर आ गया। कैसी शर्त और ये क्या है? धरा ने अच से हकलाते हुए पूछा। वो अपने भाई से मिलने की बात से ही बहुत खुश हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। एक शर्त तो यही है कि तुम्हें टाइम पर खाना खाना होगा, और दूसरी। अच रुका और उसने बॉडीगार्ड के हाथ से एक पेपर लेते हुए कहा, इस पर साइन करो। अच ने पेपर धरा की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? धरा ने पेपर पकड़ते हुए कहा, ये हमारी शादी के पेपर हैं। अच ने अपने चेहरे पर बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा। धरा ने उन पेपर्स को हैरानी से देखा। शादी? धरा ने उन पेपर्स को पकड़ा और उन्हें अच के मुंह पर उछाल कर कहा, मैं मर भी जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। अच को अब गुस्सा आने लगा था। उसने वो पेपर गुस्से से पकड़े और कहा, अगर तुमने इन पेपर्स पर अभी साइन नहीं किया तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपने भाई को कभी देख नहीं पाओगी। अच की बात सुनकर धरा डर जाती है। वो अच को नफरत से कहती है, तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता है? तो वो कहाँ है? कहीं तुमने उसको किडनैप तो नहीं किया? अच ने धरा की सभी बातों को इग्नोर किया और उसने पेपर्स फिर से धरा की तरफ बढ़ा दिए। साइन करो। धरा के पास अब कोई चारा भी नहीं था। उसने अपने मन में सोचा, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। धरा उन पेपर्स पर साइन करने ही वाली थी कि उसके हाथ अचानक से रुक गए। उसने अपनी गर्दन उठाकर अच से कहा, इसकी क्या गारंटी कि तुम शादी होने के बाद मेरे भाई से मुझे मिलवा देगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम अपनी बात से पलट गए तो? अच ने धरा की बात सुनी और उसने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स में से एक और डॉक्यूमेंट्स लिया और धरा की तरफ बढ़ा दिया। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर ऐसा कुछ कहोगी, इसलिए मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है। धरा ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। फिर धरा उसको ध्यान से देखने पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अगर आज 2 महीने के अंदर उसके भाई से उसको नहीं मिलवाता तो धरा उसे छोड़कर जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद धरा ने घूर कर अच को देखा। 2 महीने? तुम इतने दिन के बाद मुझे मेरे भाई से मिलवाओगी? मैंने सोचा था कि ये अभी होगा जब मैं अपने भाई से मिलूंगी। अच ने भावहीन होकर कहा, वो अभी यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरा भाई? मुझे बताओ, बताओ। धरा ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 सेकंड है। अगर तुमने साइन नहीं किया तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हें अपने भाई से नहीं मिलना है। नहीं नहीं, मैं साइन करती हूँ ना। धरा ने फिर से पेन उठा लिया। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट कब तक का होगा? आज के चेहरे के एक्सप्रेशन धरा की बात सुनकर तुरंत गहरे हो गए। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आज रुका और उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन मैं इनमें से ये जरूर ऐड करवा सकता हूँ कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी ही रहोगी, और अगर तुमने किसी और गैर मर्द को देखने की हिम्मत भी की तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। आज की बात सुनकर धरा ने जल्दी से पेपर पर साइन कर दिए। उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि ये तो पागल है, कहीं सच में ना ऐसा कुछ लिखवा दे। धरा ने जैसे ही साइन किए, हर्ष ने तुरंत उसके हाथ से वो कागज खींच लिए
बहुत अच्छे। उसने वो पेपर्स अपने पास ही रख लिए। आज ने कहा, मुबारक हो मिसेस रायजादा, आखिर तुम मेरी हो ही गई। मिसेस रायजादा सुनकर धरा को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। आज ने उसको एक पानी का गिलास दिया और कहा, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी वाइफ बनी हो। दारा ने उसको घूर कर देखा और मन ही मन कहा, भेड़िया, तुम्हारी वाइफ ही बनना ही कौन चाहता था। इतने में ही एक बॉडीगार्ड खाना गर्म करके ले आया जो ठंडा हो चुका था। अज ने खाना अपने हाथ में लिया और बॉडीगार्ड्स को वहां जाने का इशारा किया। उसके बाद अज ने धरा को खिलाने की कोशिश की, लेकिन धरा ने अपना मुंह ही नहीं खोला। उसने कहा, मैं ये खुद खा लूंगी। धरा को अब पता था कि उसको अब अज को झेलना ही था, तो खाना ना खाकर खुद की तबीयत क्यों खराब करे। आखिर इस राक्षस से लड़ने के लिए उसको बहुत सारी स्ट्रेंथ की जरूरत थी। धरा ने थाली अच्छे से छीनकर खुद के हाथों में ले ली। सुबह से इतना फालतू का स्ट्रगल करने के बाद अब उसको भूख लग गई थी। उसने खाने को प्यार से देखा और फिर उसको अक्षत को घूरते हुए कहा, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलवाया है मुझे मारने के लिए। इसके लिए मुझे इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे एक इशारे से तुम दुनिया से गायब हो जाओगी। आज की ऐसी बातें सुनने के बाद धरा ने धीरे से कहा, यार राइट। इसके बाद धरा बिना रुके खाना खाने लगी। आज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसके सामने आज वो लड़की थी जिसे वो खुद के पास हमेशा से रखना चाहता था और अब वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। उसको नहीं पता था ये प्यार है या कुछ और, पर वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था किसी भी हालत में। धरा ने मुंह के अंदर ठूसे हुए खानों के साथ पूछा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं, जो तुमने मेरी ही जिंदगी क्यों बर्बाद करने की सोची? आज की आंखें तुरंत छोटी हो गईं। उसने कहा, खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है क्या? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। ये कहते हुए अच ने धरा को ऊपर से नीचे तक घूरा और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। धरा ने जैसे कैसे करके अपने मुंह का खाना गुटका वो अच की बात के पीछे का डबल मीनिंग समझ चुकी थी। ओ शिट, उनकी तो अब शादी हो चुकी है। इसका मतलब धरा की सांसें गले में अटक गई। उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने अच की तरफ मायूस भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या हम वो भी करेंगे क्या? अच ने कहा, अरे वो जो शादी के बाद सब कपल करते हैं। अच ने जवाब दिया, हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अच ने कहा तो धरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसको 2 साल पहले जो भी हुआ था वो याद आने लगा। वो रात, उसके बाद ही तो सब शुरू हुआ था। धरा को ऐसे रोते देख अच ने उससे कहा, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो हमारे बीच पहले ही चुका है। धरा ने घूर कर अच को देखा और कहा, उस टाइम मैं नशे में थी, ओके, तो इस बार बिना नशे के ट्राई करेंगे। अच ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा। धरा उसकी बात से चिढ़ गई। इससे पहले कि कुछ और कहती, अच का फोन बजने लगा। अच ने फोन को देखा और वहां से बाहर निकल गया। इतने में ही एक लेडी जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी वो वहां आ गई। धरा ने तुरंत उसको पहचान लिया। ये तो वही है जो उसको उस दिन अच के घर मिली थी। सुनीता मुस्कुराई। उसने कहा, सर ने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए बुलाया है। धरा भी थोड़ा मुस्कुरा दी, पर वो खुश नहीं लग रही थी। बॉस, तब मल्होत्रा ने मैडम को ढूंढने के लिए पूरा शहर एक कर दिया है। एक आदमी ने आज के फोन को दूसरी तरफ से कहा, ओके, अब परेशानी की बात नहीं है, तुम उसको पता लगने दो। अच ने कहा, ओके बॉस। उस आदमी ने बड़े पोलाइट तरीके से कहा और फोन कट कर दिया। अभिनव अपने ऑफिस के केबिन पर बैठा था और बार बार अच को कॉल किए जा रहा था। ये भाई भी ना मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अभिनव जानना चाहता था
कि आखिर अच कहाँ है। उसने अपना दिमाग लगाया और इस बार कॉल की जगह अच को मैसेज किया, भाई धरा कंपनी आई है, वो आपको पूछ रही है आप कहाँ हैं। जैसा ही अभिनव ने सोचा था, थोड़ी ही देर में अच का मैसेज आ गया, वो मेरे साथ है, मैंने उसे किडनैप किया है। जैसे ही अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा, उसके पसीने छूट गए। उसको पता था कि उसका भाई मजाक नहीं कर रहा है, मतलब भाई ने सच में उसको किडनैप कर लिया। उसके बाद अभिनव ने अच को एक के बाद एक मैसेज किए, लेकिन अच ने किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। दोपहर के बाद तप और गुड्डू दोनों अच के ऑफिस पहुंच चुके थे। गुड्डू ने थोड़ा चिंता में कहा, भाई आपको पूरा विश्वास है कि प्रिशा अच के पास ही है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, उसने ही मेरी प्रिशा को किडनैप किया है, तप ने अपनी मुट्ठी गुस्से में भींचते हुए कहा। गुड्डू ने अंदर जाते ही रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से अच के बारे में पूछा। उस लड़की ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों को देखा। तब को देखकर उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अच सर तो आज नहीं आए। उसकी बात सुनकर तब गुस्से में आ गया, मुझे पता था ना, तो वो रायजादा हाउस में है और ना ही अपने विला में। अब तो पक्का है कि प्रिशा को उसने ही किडनैप किया है। गुड्डू तब को पकड़कर शांत करते हुए बोली, भाई आप चिंता मत कीजिए, हम प्रिशा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को तब की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, अभिनव सर यही हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की की बात सुनकर तप ने कहा, हाँ मुझे उनसे मिलना है। फिर उस लड़की ने अभिनव की सेक्रेटरी को फोन करके उनसे परमिशन ली। अभिनव को जब ये पता लगा कि तप मल्होत्रा उनसे मिलने आया है, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उसको सुबह से परेशान करने के लिए कोई नहीं मिला था। अब तो तप को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। तप और गुड्डू दोनों अभिनव के केबिन के बाहर थे। अभिनव की सेक्रेटरी ने उन दोनों के लिए दरवाजा खोला और उन्हें अंदर लेकर गया। अभिनव ने जैसे ही तप को देखा, उसके चेहरे पर एक बनावटी स्माइल आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई, क्योंकि उसको उसके साथ गीता दिख गई थी। गीता और अभिनव ने एक साथ कहा, तुम। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। गीता को याद आया कि वो धरा को ढूंढने के चक्कर में वो तो भूल ही गई कि वो इस बंदर के ऑफिस में आई है। अभिनव जब गीता को घूर कर देख रहा था, तभी तप ने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे भाई ने प्रिशा को कहाँ छुपाया है? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। गुड्डू ने तप को पकड़ते हुए कहा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो इसको। अभिनव ने भी अब तप के कॉलर को पकड़ लिया और वो भी तप पर चिल्लाते हुए कहता है, अपने गंदे मुंह से मेरे भाई का जिक्र मत करो। उसी वक्त तप का फोन बजता है। गुड्डू ने तप को खींचते हुए कहा, भाई फोन उठाओ, शायद प्रिशा के बारे में कुछ पता लगे। तप ने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन अभिनव उसका कॉलर छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन गुड्डू के घूरने के कारण उसको कॉलर छोड़ना ही पड़ा। तब अपनी जेब से फोन निकालकर अभिनव के केबिन से बाहर चला गया। अब रूम में गुड्डू और अभिनव थे। गुड्डू ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तुमने मेरी प्रिशा भाभी को कहाँ छुपाया है? अभिनव को गुड्डू की बात सुनकर उसको हंसी आ गई। अभिनव ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, प्रिशा नहीं धरा, और वो तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी भाभी है। अभिनव अपनी बात कहकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। उसी वक्त तब केबिन में आता है और गुड्डू से हड़बड़ाहट में कहता है, प्रिशा का पता लग चुका है और वो अच की पुश्तैनी हवेली में है, चलो हमें वहाँ जल्दी जाना होगा। उसके बाद गुड्डू तब के साथ वहाँ से निकल गई। अभिनव हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने सोचा कि आखिर इनको भाई का पता कैसे लगा। थोड़ी देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आया और वो भी जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गया।
बॉस, तब मल्होत्रा आपकी हवेली में पुलिस वालों को लेकर आ रहा है। फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर अच के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। दारा रूम में शीशे के आगे बैठी हुई थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। अच ने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद पंडित को बुलाकर फिर से शादी की थी। सुनीता दारा के कमरे में एक लाल रंग की साड़ी लेकर आती है। वो दारा को वो साड़ी देते हुए कहती हैं, सर ने कहा है कि आपको ये साड़ी पहननी है। दारा ने साड़ी को देखा और कहा, मैं इसको नहीं पहनूंगी। सर ने ये भी कहा है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानती हैं तो आपको उसके परिणाम के लिए भी तैयार होना होगा। दारा ने गुस्से से उस साड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उसको चेंज करने चली गई। दारा लाल रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुनीता ने दारा से कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। इसमें कोई शक नहीं है कि सर आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। पहले तो दारा का तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आज की बात मानने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वो बेमन से तैयार हो रही थी। जब दारा तैयार होकर नीचे आती है तो आज लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अपनी चोट के कारण वो कुछ दिन तक ऑफिस नहीं जा सकता था, इसलिए वो ऑनलाइन कुछ जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसकी नज़र जब नीचे आती दारा पर पड़ती है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं। लाल सिल्क साड़ी में वो बड़ा की खूबसूरत लग रही थी। दारा ने जब अच की नज़रों को खुद के ऊपर पाया तो वो खींचते हुए अच के पास गई और उसने कहा, तुम इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? अच ने बिना भाव से कहा, मैं तुम्हें रात को अपने साथ बेड पर इमेजिन कर रहा था। उसकी बात सुनकर दारा के गाल लाल हो गए। शर्म की वजह से नहीं, बल्कि गुस्से की वजह से। उसने अच को घूरते हुए कहा, तुम एक बेहुदा इंसान हो। उसके बाद वो वहां से चली गई। कुछ ही देर में हवेली के बाहर कुछ गाड़ियों की रुकने की आवाज आती है। तब पर गुड्डू अपने साथ कुछ पुलिस वाले लेकर अंदर आ रहे थे कि बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अच बाहर आता है और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अंदर भेजने का इशारा किया। अच के कहने पर वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तब ने अंदर आते हुए अच की तरफ इशारा करते हुए कहा, पकड़ लीजिए, इसको यही है जिसने मेरी प्रिसा को किडनैप किया है। तुम्हारी प्रिसा? अच ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर आजादा, क्या ये सच है कि आपने किसी लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा है? एक पुलिस वाले ने डरते हुए कहा। वो पुलिस वाला काफी डरा हुआ था। अगर एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो इन दोनों में से एक भी इंसान को ऑफेंड करता तो उसको खुद को ही नहीं पता था उसके साथ क्या होगा। दारा को अब जब बाहर कुछ आवाजें आईं तो वो देखने आ गई। दारा जब बाहर आई तो हैरान रह गई। उसने हैरानी से पूछा, तब गुड्डू, तुम दोनों यहाँ? तब को दारा की आवाज जैसे ही सुनाई दी और दौड़कर दारा के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने दारा को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दारा ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी मांग लाल रंग का सिंदूर था। तब रुका, उसके शब्द उसके गले में ही रह गए। उसने हकलाते हुए कहा, प्रीसा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? उसको एहसास हो चुका था कि, लेकिन वो इससे आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। उसने अपना हाथ उठाया और दारा के माथे पर लगे सिंदूर की तरफ लेकर जाने लगा। वो उसको मिटा देना चाहता था, इससे पहले कि तब कुछ कर ही पाता। अच दारा और तब के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने तब का हाथ हवा में ही पकड़ लिया।